नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की गहमागहमी चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण को लेकर जो फार्मूला पहली बार अपनाया गया है, यानी चुनाव से करीब 2.5-3 महीना पहले फिलहाल जो 21 नामों की घोषणा की गई है, उसमें कुछ स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हालांकि भाजपा को इस बारे में पहले से आशंका थी, तभी ऐसी सीटों पर नामों की घोषणा की गई जहां पर भाजपा पहले से कमजोर रही है। ऐसी सीटों पर जहां सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया गया है, इस फार्मूले के अनुसार विभिन्न जाति समूहों का अध्ययन करने के बाद दावा किया गया कि हमने जिताऊ कैंडिडेट दिए हैं। लुंड्रा से प्रबोध मिंज का जिस तरह से विरोध हो रहा है, जिस तरह से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, वैसे ही हालात कुछ अन्य सीटों पर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो दूसरी लिस्ट तैयार कर रखी है, उसे लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में काफी गहमागहमी का माहौल रहा। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फार्मूला अपनाया है। दावेदारों को बुलाकर पूछा जा रहा है, यदि आपको टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी जिनका नाम तय करेगी तो आप उनका सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। खुले तौर पर जब इस तरह की बातें हो रही है और जो फार्मूले की बात हो रही है, वहां भी खास तौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां जाति समूह का प्रभाव कितना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 21 में से 3 साहू समाज के लोगों को टिकट दी गई। दरअसल वहां मुझसे गलती हो गई थी, 3 नहीं बल्कि 4 उम्मीदवारों का नाम मुझे कहना था। अबनपुर से इंद्र कुमार साहू का नाम मुझसे छूट गया था। दरअसल बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जिस तरह से हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, वहां ऐसी चूक हो जाती है। हम ऐसे चूक के लिए खेद प्रकट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इंद्र कुमार साहू के अलावा खरसिया से महेश साहू, राजिम से रोहित साहू और खुज्जी से गीता घासी साहू को अपना प्रत्याशी बनाया है। आने वाली दूसरी लिस्ट में भी साहू समाज का विशेष ध्यान रखा गया है। भाजपा की प्रत्याशियों वाली दूसरी सूची इसी महीने यानी रक्षाबंधन के दिन या इसके आसपास निकलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 54 सीटों की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें 21 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इनमें केशकाल से पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम को टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि पार्टी लाइन से बाहर जाकर डॉक्टर रमन सिंह ने पहले ही उस नाम की घोषणा कर दी थी। हालांकि पार्टी भी इस नाम पर मुहर लगाने का मन बना चुकी है। इनके अलावा सीतापुर से अनिल निराला एक बड़ा नाम है, जिनके नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। इसी तरह सतनामी समाज के गुरु बाल दास के पुत्र खुशवंत दास को आरंग से टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। इसी तरह रायपुर उत्तर से सद्दानी दरबार के संत नवम पीठाधीश्वर युधिष्ठिर लाल जी के पुत्र उदय सदानी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। रायपुर उत्तर का यह विधानसभा क्षेत्र सिंधी समाज की बहुलता के कारण जाना जाता है, जहां से श्रीचंद सुंदरानी कभी विधायक थे। हालांकि रेस में उनका नाम पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी भी यहां से दावेदारी करने का मन बना रहे थे, लेकिन अब जो ताजा जानकारी मिली है कि अमर पारवानी ने चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा प्रकट की है। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और ललित जयसिंह जैसे कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन सिंधी समाज के इन सभी नामों की बहुत आस्था है सद्दानी दरबार में। यदि सद्दानी दरबार की ओर से उदय सदानी मैदान में आते हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून में मास्टर की डिग्री के अलावा अनेक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हैं, इनकी साफ सुथरी छवि और मजबूत पृष्ठभूमि के कारण पार्टी इन्हें रायपुर उत्तर से टिकट दे सकती है। सद्दानी दरबार के उदय सदानी को यदि टिकट मिलती है रायपुर उत्तर से, तो इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में पड़ेगा, जहां न केवल सिंधी समाज बल्कि अन्य समाज के लोग भी उनके समर्थन में आगे आकर सहयोग दे सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ सिंधी समाज का प्रभाव है, उसमें बिलासपुर की एक सीट है जहाँ से डॉक्टर ललित माखीजा का नाम सामने आ रहा है। बिलासपुर की इस सीट से 15 साल वाले मंत्री अमर अग्रवाल चुनाव जीतते रहे, लेकिन पिछले बार चुनाव हार गए। हालांकि अमर अग्रवाल के पास बिलासपुर के अलावा कोटा का भी एक विकल्प है। इसी तरह रायपुर पश्चिम से भी 15 साल वाले मंत्री राजेश मूणत रायपुर ग्रामीण को भी विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उनकी सीट से मीनल चौबे और आशु चंद्रवंशी जैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। जबकि रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल जो 7 बार के विधायक रहे हैं, इनका यहाँ से सिंगल नाम आ रहा है। ये वो सारे नाम हैं जिन पर चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन अब जो एक नई बड़ी बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में सामने आ सकती है, यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रहे तो।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भाजपा के ऐसे ही सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का असर पाटन विधानसभा में भी देखने को मिल रहा है। मैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पाटन गया था और वहां जाकर चाचा भतीजे की लड़ाई को समझने की जब हमने कोशिश की, लोगों से जीवन संपर्क किया, तो लोगों ने दबी जुबान में कुछ बातें बताई। दरअसल ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट है जहां सीएम भूपेश बघेल स्वयं चुनाव लड़ने वाले हैं, 5 बार यहां से जीत चुके हैं। उनका सीधा मुकाबला होगा अपने भतीजे सांसद विजय बघेल से। इस पाटन विधानसभा में भी साहू समाज की अच्छी खासी तादाद है। यदि यह कहा जाए कि सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी साहू समाज की है तो यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि कुर्मी समाज भी साहू समाज से थोड़ी ही मात्रा में यहाँ कम है, इसलिए राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पाटन में मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि स्वाभाविक रूप से जिस सीट पर सीएम लड़ते हैं तो वहां सीएम का पलड़ा ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा आने वाले समय में जिस तरह से और नए नए रंग बदलने वाले हैं, नई नई तस्वीरें सामने आने वाली है। वहां टिकट को लेकर सिर्फ फोटोवॉल की स्थिति आएगी। गुटबाजी और भीतर घात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने फिलहाल जो फार्मूला अपनाया है उसके अनुसार हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जो जानकारी दी है, छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी ओम माथुर ने एक फार्मूला अपनाया है जिसके अनुसार उम्मीदवारों को बुलाकर सीधे पूछा जा रहा है कि टिकट तो सबको नहीं मिलेगी, टिकट किसी एक को मिलेगी। 5 सर्वे हो रहे हैं, इनमें जो नाम आ रहे हैं उस नाम के अनुसार 5 सर्वे में अगर एक नाम आया तो उसे टिकट मिलने की संभावना स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा होगी। ऐसे में कोई भी उस उम्मीदवार का विरोध नहीं कर पाएगा और यदि पार्टी के पदाधिकारी उस उम्मीदवार का नाम नहीं दे रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। बाद में उनसे वजह भी पूछी जाएगी कि आपने उम्मीदवार को बेहतर क्यों नहीं माना। दरअसल छत्तीसगढ़ में सब कुछ भाजपा की ओर से पहली बार हो रहा है। पहले तो चुनाव के काफी पहले नामों की घोषणा कर दी गई। 21 नामों के अलावा जो 69 नाम बचे हैं उसके लिए पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। 3 सत्रों में ये पर्यवेक्षक बैठक ले रहे हैं और इस बैठक में पहले केवल वर्तमान पदाधिकारी को बुलाकर बैठक ली गई जिसमें 60 से 70 पदाधिकारी पहुंच रहे थे। फिर उसके बाद मंडल, जिले और पदाधिकारियों के अलावा पार्षद और विधानसभा की कोर कमेटी के सदस्य भी उपस्थित रहे। रविवार की देर शाम तक पर्यवेक्षकों ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद पार्टी के प्रभारी ओम माथुर ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पर्यवेक्षकों और अन्य बड़े पदाधिकारी जिसमें कोर कमेटी के सदस्य भी थे उनके साथ एक खास बैठक की। वो दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली जाने वाले थे लेकिन उन्हें अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी। गहमागहमी के हालात में ओम माथुर बंद कमरे में लगातार मंथन चिंतन करते रहे। पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्ट के गहन अध्ययन के बाद टिकट वितरण के फॉर्मूले को अमली जामा पहनाया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण के लिए जो खास फार्मूला अपनाया है उसके अनुसार भाजपा में इस बार किसी भी छत्र की नहीं चल रही है। 5 तरह के सर्वे किए गए हैं। हर सर्वे एजेंसी से 3-3 नामों का पैनल मांगा गया है। संभाग प्रभारियों से हर विधानसभा के 3 प्रबल उम्मीदवारों का नाम मांगा गया है। उसके बाद पर्यवेक्षकों से 3 नाम मांगे गए। जो नाम कॉमन होंगे उसके बारे में अलग से खुफिया एजेंसी से जांच करवाई जाएगी। अगर वह जिताऊ कैंडिडेट होगा तो उसे टिकट दे दी जाएगी। इसके अलावा सूची में एक नाम जो कॉमन होगा और यदि वह नाम पर्यवेक्षकों की सूची में नहीं है तो उसका दोबारा से सर्वे होगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर हालत में ठोक बजाकर जिस तरह के नए नए प्रयोग कर रही है, नए कैंडिडेट को मैदान में उतारने जा रही है, वहां कुल मिलाकर भाजपा एक खास सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काम कर रही है। दरअसल फार्मूला भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह की ओर से दिया गया है। यूपी में जिस तरह से 2017 का चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जीता गया था, उसके बाद से अमित शाह खास तौर से जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने और लड़वाने के खास राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाने लगे। हालांकि हर बार सफलता नहीं मिलती, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मापदंड होते हैं। कुछ ऐसा ही फार्मूला आगे भी अपनाया जा रहा है। भाजपा के टिकट वितरण के इस नए फार्मूले का सीधा असर कांग्रेस की रणनीति पर पड़ता नजर आ रहा है। वहां भी काफी दबाव है। ब्लॉक स्तर पर जो नाम मंगाए गए उसके स्क्रीनिंग कमेटी से पास होने के बाद पार्टी आला कमान जिस पर मुहर लगाएगा उसे ही टिकट मिलेगी। इस फार्मूले पर शुरुआती चरण में ही काफी तनाव और दबाव की स्थिति देखी जा रही है। ऐसे ही तनावपूर्ण हालात की एक तस्वीर सरगुजा से निकल कर आई, जहां टी.एस. सिंहदेव बाबा खुले मंच से अपनी ही पार्टी के नीति के विरोध में जाकर खुलेआम ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि रामानुजगंज जहां से लगातार 2 बार से बृहस्पति सिंह चुनाव लड़कर आते हैं, वहां टी.एस. सिंहदेव चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, अपना कोई सहयोग नहीं देंगे। उन्होंने कहते तो यहां तक कह दिया कि पार्टी को जो समझ रहा है समझ ले। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया। वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा
ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। दरअसल टी.एस. सिंहदेव बाबा अपने पुराने दर्द का बखान कर रहे थे। उनके विरुद्ध कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह ने 25 जुलाई 2021 को मोर्चा खोला था। पूरा सरगुजा संभाग जहां टी.एस. सिंहदेव बाबा की तूती बोला करती थी, बृहस्पति सिंह जैसे तमाम विधायक उनके यहाँ शरणागत होते थे। जिस तरह से वो पुराना घटनाक्रम हुआ जब बृहस्पति सिंह के कारों के काफिले पर कथित रूप से कोई हमला हुआ, उस हमले के फौरन बाद करीब 18 कांग्रेस के विधायकों के साथ बृहस्पति सिंह ने एक बैठक ली और बैठक के बाद सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि उनकी जान को टी.एस. सिंहदेव से खतरा है। टी.एस. बाबा इस रास्ते को छोड़ दे, विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला कराना बहुत चिंतनीय बात है। और एक ऐसी सामग्री छोड़ के अगर ये लोकतंत्र में है, जनतंत्र है, सारे लोगों को लेकर चलेंगे तो इस घटना से अपमानित होकर टी.एस. सिंहदेव बाबा उस समय जो विधानसभा सत्र चल रहा था उस सत्र का उन्होंने बहिष्कार कर दिया और यहां तक कह दिया कि जब तक इस मामले का पटाक्षेप नहीं होता वो विधानसभा नहीं आएंगे। उस पुराने घटनाक्रम पर आज मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज हमें ताजा घटनाक्रम का सरगुजा संभाग पर कांग्रेस की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा इसे समझना होगा। दरअसल सरगुजा संभाग में सरगुजा, मनेनगढ़, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर जिले आते हैं। इस संभाग में कुल मिलाकर 14 विधानसभा सीटें हैं। टी.एस. सिंहदेव भी इसी संभाग से आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस संभाग में सभी 14 की 14 सीटें क्लीन स्वीप कर जीती थी। कांग्रेस की सफलता के पीछे नेताओं के टीम वर्क और खासकर टी.एस. सिंहदेव के कुशल नेतृत्व को श्रेय दिया जाता था। लेकिन अब सरगुजा संभाग के रामानुजगंज के सीट के बहाने कांग्रेस की जो गुटबाजी उभर कर सामने आई है उस पर भला भाजपा कहां चुप रहने वाली थी। टी.एस. सिंहदेव की ऐसी तीखी प्रतिक्रिया देनी थी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का पत्रकारों के सामने अंतरकला का यह तीखा आरोप लगाना था। जिस प्रकार से लगातार आपस में कांग्रेस के आपसी झगड़े आ रहे हैं, जनता भी इससे परेशान है और जनता इसीलिए कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। लगता है छत्तीसगढ़ में बढ़ती राजनीतिक गर्मी के साथ मौसम ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बारिश रुक गई है और करीब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। ऐसी गर्मी में राजनीतिक तल्खी तब और बढ़ गई जब रायपुर के भाजपा सांसद सुनील सोनी धरसीवा के एक अध्ययन केंद्र में जाते हैं। चंद्रयान के बारे में उनके कुछ व्याख्यान हो रहे थे, तभी युवक कांग्रेस के कुछ लोग आ गए और उनका विरोध करने लगे। विरोध के कुछ हालात ऐसे तल थे कि सुनील सोनी को धरना देना पड़ा। दरअसल नेताओं के विरोध का यह कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन जब जब चुनाव सामने आते हैं तो ऐसी और भी तस्वीरें और वीडियो सामने आएगी। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब पहली वाली राजनीति नहीं होती। लोग तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। वीडियो के माध्यम से जब सबूत सामने आते हैं तब सिस्टम की कलें भी खुलती है। राजधानी रायपुर के लिए भाजपा की ओर से क्राइम कैपिटल की संज्ञा दी जा रही है। दरअसल यह संज्ञा इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि रायपुर से लगातार चाकूबाजी और दूसरे अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में रायपुर के 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने एक वीडियो पोस्ट किया। दरअसल यह वीडियो सोशल मीडिया में जब तेजी से वायरल हुआ तो उसके बाद पुलिस भी फौरन एक्शन में आई। पुलिस ने खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले 5 नाबालिगों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में शेख फैजल, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इरशाद, शेख अज्जू, शेख शाहरुख, शेख शहबाज, शेख सोहेल, शेख जुबैर और कई अन्य नाबालिग लड़के थे। इन खास नामों से खास वर्ग का एहसास होते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने फौरन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। भाजपा की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रोज हो रही है, हर दिन नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे बदले हुए आक्रामक हालात और तेवर से जाहिर तौर पर राजनीति की फिजा तो कुछ गर्म होगी। सत्ताधारी दल जहां लगातार बचाव की मुद्रा में आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, इससे कहीं ना कहीं सिस्टम और सरकार की
छवि धूमिल हो रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के पास एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह से ऐसे आरोपों का सामना करें। कांग्रेस के नेता ईडी के ऑफिस के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन देते हुए यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ईडी छत्तीसगढ़ के नेताओं को परेशान कर विधानसभा में भाजपा के पक्ष में माहौल लाने की कोशिश कर रही है। राजनीति के ऐसे आरोप प्रत्यारोप को जनता भी खूब समझती है। आप कितना समझते हैं इसे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हमारी कोशिश होती है कि राजनीति के उन साफ सुथरे और सकारात्मक पहलू को सामने रखें जिससे अच्छे लोग राजनीति से जुड़े, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।